हाय गाइस, आज का लेक्चर छोटा और स्वीट रखेंगे। बेटा बहुत मस्त सी चीज़ सीखने वाले अपन लोग। एक छोटा सा पर मैं सेकंड लॉ का आपको रिवीजन दिला दे रहा हूँ बच्चा लोग, तो एक बार ध्यान दे दीजिएगा। देखिए सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, स्टेटमेंट बताओ सिर्फ। हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पढ़ा था, जिसके थ्रू हमारा फॉर्मूला आ गया था एफ इज इक्वल टू एम ए। इतना अगर आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम है तो आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। प्लस एक और हमारा जो फर्स्ट लॉ था उसका स्टेटमेंट भी देख लो, क्या था वो, व्हेन एन अनबैलेंस्ड व्हेन सॉरी एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज बाय अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी क्या था बच्चा, इसका एक बार मतलब वापस से बता देता हूँ, याद दिलाता आपको कि मेरा ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से पहले था उतनी स्पीड उसकी बाद में रहेगी। हो सकता है दोनों समय जीरो हो, या फिर हो सकता है पहले 100 थी बाद में भी 100। कब तक कैसा होगा, इफ फोर्स इज जीरो। आज अपन इस चीज को प्रूव करने वाले हैं, कैसे, सेकेंड लॉ यूज करके, ठीक है। बट वो सब चीजों के पहले अपन कुछ और चीज देख लेंगे हम लोग आज। क्या बेटा, देखिए हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था याद आपको, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ से लाया था बच्चा लोग अपन लोगों ने। अब बेटा देखो इसका मतलब क्या हुआ है, अगर मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब मेरा फोर्स भी बढ़ रहा है। ये चीज समझिए ना आप लोगों को। अब देखो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो मेरा फोर्स भी घटेगा। ये बेसिक चीज है। चलिए ठीक है। अब एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए इसमें बेटा, अगर देखिए ये, क्योंकि अगर देखो दोनों न्यूमरेटर में है या दोनों डिनोमिनेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्सेलरेशन और टाइम को देखिए बेटा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो इसमें क्या होता है, अगर मेरा टाइम बढ़ता है तो मेरा एक्सेलरेशन घट जाता है, और अगर टाइम घटता है तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके लिए देखो सिंपल सा क्या याद रखो, अगर दोनों की दोनों न्यूमरेटर टाइप में, सॉरी ये देखो दोनों की दोनों न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। बट अगर एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो देखो एक्सेलरेशन और टाइम कैसे हो गए मेरे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, जबकि एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स कैसे हो गए मेरे, वो मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो बेसिकली देखो, अगर मेरा टाइम बढ़ता है तो मेरा एक्सेलरेशन घटता है, और अगर एक्सेलरेशन घटता है तो मेरा फोर्स भी तो घट जाता है। देखिए टाइम बढ़ा तो एक्सेलरेशन घटा, एक्सेलरेशन घटा तो फोर्स घट गया, और वैसे ही अगर मेरा टाइम घटा तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ गया, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ गया तो मेरा फोर्स भी बढ़ गया। पता है ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्या है बच्चा इसमें मेरा, अगर मेरा टाइम बढ़ा तो मेरा एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। वैसे अगर टाइम घट गया तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। बेटा ये कहाँ पे इस्तेमाल आने वाला है, ये देखिए अभी जो हम लोग 3-4 हम लोग पॉइंट देखने वाले गिव रीजन में जो पूछते हैं उसमें देखिए ये चीज़ हम लोग रेगुलर लाइफ में बहुत बार देखते हैं, जिससे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग क्रिकेट फैन हो गए तो आपने देखा होगा जब भी एक कैच पकड़ा जाता है तो कैसा होता है, वो बॉल को ऐसा, जब बॉल आता है तब ऐसा कैसा रखता नहीं है, उसको नीचे खींच जाता है अपना हाथ। ऐसा क्यों होता है वो समझाता हूं। देखिए ये ऐसा मैं पकड़ा है, बॉल आया ठप्पा से मेरे हाथ में, मैंने कैच पकड़ लिया ठीक है, बट देखो जब बॉल आ रहा था उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मेरे जब हाथ में आया तब वैसे ही रुक गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई। टाइम देखो, टाइम कुछ था तो इसका मेरा एक्सेलरेशन कुछ हुआ तो फोर्स कुछ था। अब यही चीज अगर मेरे हाथ में बॉल आया उसको मैं पकड़ के धीरे 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 पकड़ के नीचे लाया, तो देखो जो वेलोसिटी थी वहां से जीरो वेलोसिटी करने में मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया। क्या हुआ है देखिए, ऐसा ये कुछ था मेरा बॉल, ये गिरा, ये मैंने ऐसा पकड़ लिया, एक ये हुआ, देखो इतना सा टाइम रहा उसका जीरो होने का। बट ये चीज ऐसा है मैंने पकड़ के ऐसा नीचे खींचा उसे, आपको दिख नहीं रहा स्क्रीन पर, नीचे और खींचा मैंने, बट टाइम पीरियड बढ़ गया। किस चीज से टाइम बढ़ गया, जिससे मैं उसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को जीरो ला पाऊँ। तो देखिए क्या वो मेरा पहला वाला सिचुएशन हो गया, मेरा टाइम पीरियड बढ़ गया। अगर टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब मेरा एक्सेलरेशन कम हो गया। टाइम पीरियड क्यों बढ़ा पता है ना, क्योंकि आपने बॉल को पकड़ के नीचे लाया इसलिए, तो एक्सेलरेशन घट गया। जैसे एक्सेलरेशन घट गया तो फोर्स भी घट गया। तो फोर्स घटने से क्या हुआ बेटा, फोर्स कम हो तो हाथ पे धीरे से लगेगी ना, तो बहुत जोर के हाथ पे लग जाती थी, समझा। इसीलिए कभी भी आपको एक ऑब्जेक्ट वगैरह जब आता है आप कैच करते हो अपने आप हाथ को नीचे लाते हो, उसे पकड़ के नीचे, क्यों, जिससे आप वेलोसिटी को जब जीरो कर रहे हो वो चीज प्रोसेस में आपका टाइम पीरियड बढ़ जाए। टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन घटेगा, एक्सेलरेशन घटेगा तो आपका फोर्स घटेगा। वो चीज यहां पर दी हुई है। बाय डूइंग दिस दिस इंक्रीजेस टाइम ऑफ ब्रिंगिंग द हाई वेलोसिटी मूविंग बॉल टू जीरो वेलोसिटी। अपना टाइम बढ़ गया,
तो इफ बाय टाइम इंक्रीज होता है मतलब एक्सेलरेशन कम होता है, अगर एक्सेलरेशन कम हुआ मतलब मेरा फोर्स भी कम हो जाएगा, इसलिए फील्डर या जो भी कैचर है उसे जो कि चोट नहीं लगेगी। एग्जैक्टली सेम तरीके से बेटा आप लोगों ने लॉन्ग जंप वगैरह देखा होगा, या फिर एक और होता है कुछ लकड़ी डाल के ऐसा कूदते हैं फिर वो लोग एक बेड के ऊपर गिरते हैं वगैरह, ये वाला देखा होगा आप लोगों ने। बेटा लॉन्ग जंप पे हम लोग काय पे कूदते हैं, भागते 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 आते हैं और सैंड पे कूदते हैं, और ये जो है तो उसमें कुछ एक बेड रहता है सॉफ्ट सा कुशनी बेड टाइप रहता है वो। ऐसा क्यों? बेटा देखो क्या होता है जब हम जंप करते हैं और फिर अगर मान लो कंक्रीट की जमीन है तो उस पर जब गिरते हैं तो अपनी जो हाई वेलोसिटी थी और एकदम से जीरो वेलोसिटी हो गई, तो मेरा टाइम पीरियड जो था वो है। बट यही अगर मान लो मेरा सैंड है तो मैं कूदूंगा तो मैं थोड़ा सा सैंड पे जाने का मेरे पैर और धंसते हैं तो मेरी वेलोसिटी जीरो होने का टाइम पीरियड थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ गया वापस से, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता है फोर्स कम होगा, तो इसलिए मुझे चोट कम लगी। तो आप कोशिश करना कभी भागते 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 आना और कूदना कंक्रीट के ऊपर, और एक बार भागते 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 आना और सैंड के ऊपर आना। ऐसे करना मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि इसमें धीरे से लगेगी आपको, ऑब्वियसली सैंड में क्यों कि टाइम पीरियड अपनी फास्ट मूविंग बॉडी को जीरो लाने में बढ़ा दिया आपने, तो एक्सेलरेशन कम कर दिया, एक्सेलरेशन कम हो गया तो फोर्स कम हो गया। तो देखिए ये हुई, दिस इंक्रीजेस टाइम ऑफ ब्रिंगिंग द हाई वेलोसिटी मूविंग एथलीट टू जीरो वेलोसिटी। टाइम जैसे इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन कम हुआ, एक्सेलरेशन कम हुआ मतलब फोर्स कम हुआ, फोर्स कम हुआ इसलिए बंदे को कम चोट लगी। समझे आप लोगों को ये क्या हुआ है? अब नेक्स्ट बेटा अपन लोग जो सीट बेल्ट पहनते हैं, आपने कभी नोटिस करना जो हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं उसमें क्या होता है बेटा वो थोड़ा सा मूव होता है, ऐसा नहीं कि सीट बेल्ट पहने तो आप ऐसा थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं कर सकते। सीट बेल्ट जब लगाते हो ना उसके बाद में सीट बेल्ट को थोड़ा सा आगे पीछे कर पाता हूँ। ऐसा क्यों? देखो जब अपन सीट बेल्ट पहनते हैं जैसे एक्सीडेंट हो तो एकदम मेरा सर जाके स्टेयरिंग पे लगना जाए, सर स्टेयरिंग पे लग जाए सर फट जाएगा मर जाऊंगा। बट अगर मान लो मैंने बहुत टाइट सीट बेल्ट भी पहना हुआ है, एकदम से ब्रेक मारूंगा ना मैं तो मेरी बॉडी तो आप जानते हैं मोशन में रहेगी, थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगी, और ये इतना टाइट बंधा हुआ रहेगा तो मेरे रिबकेज की पूरी हड्डियां टूट जाएगी इतनी जम के। अगर आप बहुत फास्ट मूविंग में थे एकदम से ब्रेक मारे आपकी रुकी और आपकी बॉडी जो इनर्शिया के कारण मोशन में थी वो आगे जाना चाहती, वो आगे जा नहीं पाएगी सीट बेल्ट के कारण, तो आपको बहुत हाई फोर्स लगेगा। क्यों? टाइम पीरियड बहुत कम रहेगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा रहेगा और फोर्स ज़्यादा रहेगा तो अपनी हड्डियाँ टूट सकती है। तो उससे बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा आपको देता है स्कोप, इतना स्कोप नहीं देता कि आप आगे जाकर सर टकरा जाए, इतना देता है कि थोड़ा सा आगे जाकर आप पीछे आ जाओ। झटका जरूर पड़ता है, चेस्ट पे लगती है, कई बार निशान आ जाते हैं, बट हड्डियाँ टूटती नहीं। क्या होता है इससे वापस अपनी फास्ट मूविंग बॉडी को जीरो स्पीड पे लाने के लिए या वेलोसिटी पे लाने के लिए टाइम बढ़ गया, टाइम जैसे ही बढ़ा एक्सेलरेशन घट गया, एक्सेलरेशन जैसे ही घटा तो फोर्स घट गया। समझा आपको? इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट का थोड़ा सा मोशन आ जाता है। देखिए सीट बेल्ट आर यूज्ड इन कार टू मिनिमाइज डैमेज कॉज्ड व्हाइल एक्सीडेंट, दिस इंक्रीज द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग द हाई वेलोसिटी मूविंग ड्राइवर टू जीरो वेलोसिटी बाय फॉलिंग फॉरवर्ड। थोड़ा सा अपना आगे गिरते हैं, पूरा नहीं गिरते, टाइम बढ़ा एक्सेलरेशन घट गया, एक्सेलरेशन घट गया, फोर्स घट गया, फोर्स घट गया तो कम जम के लगती है तुमको, ये हो गया। अब इसी का उल्टा देखो बेटा, आप लोगों ने कराटे वाले बंदों को देखा होगा, वो लोग क्या धीरे से मारते, कैसे प्यार से ऐसा आइस को नहीं, वो सट से मारते। क्या करते वो लोग? बहुत फास्ट ऐसा अपना हैंड मूवमेंट करते। ऐसा क्यों? बेटा देखो वो क्या करते हैं पूरी की पावर एक सेकेंड नहीं मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत फट से अपना ट्रांसफर करते हैं। क्यों? बेटा देखो टाइम पीरियड घट गया, टाइम पीरियड घटा दिया तो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, और एक्सेलरेशन जैसे ही बढ़ा तो फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ने के कारण ज़्यादा फोर्स वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल पाते हैं तो उस कारण से ऑब्जेक्ट टूटता है। ये अगर धीरे से प्यार से मारेगा तो टूटेगा नहीं, बट वो चक करके ऐसा मारेगा तो क्या होगा, टाइम घटा तो एक्सेलरेशन बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा तो फोर्स बढ़ा। तो देख लीजिए चीज़, कराटे प्लेयर ब्रेकिंग अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो, वो बहुत हाई वेलोसिटी में करते हैं। हाई वेलोसिटी है मतलब टाइम कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा इसलिए वो मेरा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। समझा? तो बेटा ऐसे ही तो मैं चार दिया आपको, और ऐसे आ सकते थे, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है कि टाइम कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, या फिर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इनमें से। ठीक है चलिए, अब मैं आप लोगों को सेकेंड लॉ यूज करते हैं फर्स्ट लॉ को प्रूव करना सिखा रहा हूँ। बेटा एग्जाम में कई बार पूछा था इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता था मेरा, एक बार सुन लो। सेकेंड लॉ का सिर्फ इतना बोलना है कि फोर्स मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और फर्स्ट लॉ का क्या बोलना है मेरा कि मेरा ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी पे था पहले वो उतनी वेलोसिटी पे बाद में रहेगा, प्रोवाइडेड कब, जब मेरा फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये यूज करके इस चीज को प्रूव करने वाला हूँ। ठीक है, तब देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, बट फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, बट फर्स्ट लॉ रिक्वायर्स फोर्स टू बी जीरो। फर्स्ट लॉ बोलते हैं ना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लॉ क्या रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्स जीरो होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा 0 इज इक्वल टू m इंटू ए होगा। अब ऐसे ही इतना आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए। बेटा आप एक बार इमेजिन करो तो कौन से दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आएगा। बेटा अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है मतलब उसमें से एटलीस्ट एक नंबर का जीरो होना जरूरी है, मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। बट देखिए मास जीरो नहीं हो सकता। क्यों सर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, मतलब मैटर ही रहेगा, मैटर में मास होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तभी तो मेरा कहते फोर्स जीरो हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी मेरा जीरो है, ठीक है। जब v माइनस यू अपॉन टी जीरो है मतलब मेरे न्यूमरेटर को ही जीरो होना पड़ेगा, मतलब मेरा v माइनस यू की वैल्यू जीरो है। अगर v माइनस यू जीरो है इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी मतलब ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू है। समझा क्या चीज क्या हुआ है? देखो पूरा बता रहा हूँ आपको। मेरा सेकंड लॉ क्या बोलता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ का सिर्फ इतना था कि अगर फोर्स जीरो है तो, मतलब फर्स्ट लॉ के फोर्स जीरो होना जरूरी है, तो फोर्स की जीरो डाला तो ये देखिए इक्वल टू एम ए, जीरो इक्वल टू एम ए, तो मतलब ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए का मतलब कहता है वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो, ये टी को यहाँ भेजूंगा तो वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, फिर ये यू को इधर भेज दिया तो वी इज इक्वल टू यू आ गया। मतलब क्या हुआ, जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। कब? व्हेन मेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो। अब देखिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जीरो हो सकती थी, तो मेरा ऑब्जेक्ट था रेस्ट हो सकता था, या फिर मेरी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो सकती थी, मतलब मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन है। कब? जब मेरा फोर्स जीरो है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ आपको फर्स्ट लॉ का अगर एक्सप्लेन करना है यूजिंग सेकेंड लॉ तो आपको क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू एम ए हो गया मेरा। बट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिक्वायर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स टू बी जीरो, मतलब F इज इक्वल टू जीरो। अगर F इज इक्वल टू जीरो है मतलब एम ए की वैल्यू भी जीरो है, अगर एम ए जीरो है मतलब ए की वैल्यू जीरो है, अगर ए जीरो है मतलब वी माइनस यू बाई टी की वैल्यू जीरो है, मतलब वी माइनस यू की वैल्यू जीरो है, मतलब वी और यू इक्वल है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। इनिशियल और फाइनल इक्वल है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है चेंज, जितनी स्पीड से पहले जा रहा था उतनी स्पीड से अभी भी जा रहा है, या फिर अगर रुका हुआ तभी भी रुका हुआ है। कब? जब फोर्स मेरा जीरो होता है तब। देखो कितना सिंपल था। देखिए अभी नोट्स में आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, ये देख लीजिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू क्या आता है मेरा F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। बट मेरा अगर F ए की जगह पे यहीं पे लिख दिया मैंने, वैसे आप बाद में भी लिख सकते थे एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। बट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जो हमारे फर्स्ट लॉ का रिक्वायरमेंट है, तो एम वी माइनस यू बाई टी जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा मेरा फाइनली वी माइनस यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब वी इक्वल टू यू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यू और वी इक्वल है, ठीक है, मतलब वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन स्टेट लाइन पे है। और अगर मान लो अगर इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो रहेगा। क्यों? इट वोंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये द है, ठीक है ना, ये टी एच द है, इट वोंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब देखिए जो पहले स्टेट में था बाद में भी वही स्टेट में, पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में, पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे था तो बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में है। क्यों बेटा? क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। यही आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि यू और वी इक्वल है। ये कब इक्वल है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में बेटा ये ट्रू हो रहा है हमारा। कब? जब हमारा फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मेरा जीरो है। समझा ये? बेटा डेरिवेशन प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो को चार जो मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा वो आपको रटने नहीं है, समझने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, बहुत सिंपल था, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ हम लोग कई सारे इसके ना एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जो होते रहते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में। फिर उसके बाद में बहुत बढ़िया सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ भी है, फिर उसके अंदर उसके कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपको अभी क्या करना है, प्लीज़ ये लेक्चर को अच्छे से देख के इसका होमवर्क, इन्हें जो असाइनमेंट मिलता है वो अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए बाय बेटा।